ये आर्थिक लोकतंत्र अगर लागू हो जाएगा तो हर व्यक्ति को काम मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। किंतु काम मिलेगा कैसे, इसका क्या मोजमाप होगा, इसका क्या तरीका होगा, इसका क्या विज्ञान होगा, इसके लिए प्रबुद्ध प्रणेता ने बताया है तुम्हारी अर्थव्यवस्था संतुलित होगी, संतुलित होगी। ये संतुलन किस चीज का, ये भी समझना है। इसको समझाने के लिए हमारे बीच में प्रस्तुत है आचार्य शिवानंद दानी जी, जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। दादा दानी जी, सबको नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य परमानंद दादाजी, हमारे वक्ता है हमारे बीच में आचार्य पुण्येश्वरानंद दादाजी, आचार्य पुण्येश्वरानंद दादाजी, आचार्य रणधीर दादाजी, संचालन करता आचार्य सत्यप्रदन दादाजी, और उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया, भूमिकाओं ज्यादा भूमिका में जाऊंगा नहीं मैं। बाबा अपने प्रवचन के माध्यम से कहते हैं, कृष्णानंद मूर्ति जी अपने प्रवचन के माध्यम से कहते हैं कि मैंने प्रभुत्व क्यों दिया। बाबा कहते हैं कि जब मैंने आनंद मार्ग की स्थापना की तो मैंने सोचा था कि जो ये मानव समाज है, कठोर नैतिक अनुशासन, मानवीय मूल्य बोध और आध्यात्मिकता के दृढ़ भूमि में प्रतिष्ठित होगा। ये बाबा के आनंद वचनामृतम के प्रवचन के अंश हैं। कभी कभी मैं पोस्टर के माध्यम से इसको लोगों को मैंने सर्कुलेट किया, लेकिन मैंने अंतर्दृष्टि से देखा। बाबा के वचन के अंश है, बाबा बोल रहे हैं कि मैंने अंतर्दृष्टि से देखा कि समाज में इतनी त्रुटियां हैं, इतनी विषमता है कि लोगों के बीच में ये जो बातें हैं, नैतिक अनुशासन, आध्यात्मिक साधना और मानवीय मूल्य बोध, ये संभव है नहीं। अतः मुझे विवश होकर प्रभुत्व देना पड़ा। तो ये 1959 में, जैसे दादा ने तो बता ही दिया, तो 1959 में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिया गया, जिसको कॉस्मिक ब्रदरहुड चैप्टर है लास्ट में, उसमें जोड़ा गया आइडियन आइडियोलॉजी में। फिर आनंद सूत्रम में 1 से 16 सूत्र बाबा ने दिए, 16 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड। 1 से लेकर 8 तक समाज की गतिधारा कैसे होगी, समाज कैसे चलेगी, उसके ऊपर चर्चा की गई है। 8, उसके बाद 9, 10, 11 के ऊपर से हमारी आर्थिक जो बेसिक नेसेसिटी के बारे में बताया है। कैसी बेसिक नेसेसिटी होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा, लोगों का किस प्रकार से मिलेगा, स्पेशल एमिनिटीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट और स्पेशल एमिनिटीज के बारे में। उसके बाद ये जो 5 फंडामेंटल जो है, ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, उसी के चारों ओर पूरा ये सामाजिक जो भी नीतियां बनेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन का, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इनके बीच में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन, ये सब चीज की बात, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके बाद। तो बाबा बोलते हैं कि ये जो त्रुटियां क्या है, त्रुटियां हैं आर्थिक विषमता की, शोषण। शोषण इतना है कि आज का जो आदमी है वो केवल आर्थिक ताना बाना में ही उलझ के रह गया है। मनुष्य का अस्तित्व त्रिस्तरीय है। ये शरीर है जो देख रहे हैं, उसके अंदर में मन है, उसके अंदर आत्मा है। तो आम जो मनुष्य है वो आत्मा के बारे, आत्मा की साधना तो के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो सोच, उसको तो उलझा हुआ है भौतिकता में। उसके लिए सोचने का समय, करने तो दूर की बात है, सोचने तक भी फुर्सत है। तो बाबा ने इसलिए प्राउड दिया इस विषमता को दूर करने की। ये जो विषमता है दूर कैसे होगी, कहा गया ना, अभी पूर्ववक्ताओं ने कहा कि पहले चाहिए पेट की ज्वाला शांत हो, लोगों को क्रय शक्ति मिली, मिनिमम रिक्वायरमेंट मिले, बेसिक जो नेसेसिटी है। और बेसिक नेसेसिटी के साथ बदलते रहती है।
जब सबसे पहले समाज मानव जब यहाँ पे पैदा हुआ तो उसका एक ही बेसिक नेसेसिटी था, रोटी, भोजन। एक और कुछ यहाँ से 10 साल लाख साल पहले मनुष्य आया, उसकी एक ही नेसेसिटी थी, सिर्फ रोटी था। भोजन कैसे, बढ़ते 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 रोटी से और कपड़ा हुआ, कपड़ा फिर मकान हुआ, फिर चिकित्सा हुआ, फिर शिक्षा, ये नेसेसिटी बढ़ते गई। तो बाबा जो बाद के जो सूत्र है 9, 10, 11 में, उसमें कहते हैं कि ये जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा करना सबके लिए, तो उन्होंने फार्मूला दिया, युगस्य सर्वनिम्न सर्वप्रयोजनम सर्वेषां विधेयः, मिनिमम रिक्वायरमेंट मस्ट बी गारंटीड अकॉर्डिंग टू द एज। अभी वर्तमान में 5 ही चीज की जरूरत है। रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, शरीर की ज्वाला, पेट की ज्वाला शांत करने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, प्राकृतिक से की प्रकोप से बचने के लिए आवास चाहिए, ये शरीर बीमार पड़ गया तो उसके लिए चिकित्सा चाहिए, और अपने बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा चाहिए। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी सरकार में, विश्व में कहीं पर भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये गारंटीड हो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। प्राउड गवर्नमेंट जब आएगा तो ये संवैधानिक अधिकार होगा, सबको संविधान बदलना होगा। अभी संविधान के बारे में दादा ने बताया कि संविधान में कुछ नहीं है, संविधान बने 75 साल हो गए लेकिन हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। ये समाज, ये जो संविधान है ये कूड़ों का ढेर है और कुछ नहीं है, कचरा। इसको बदलना होगा, और बहुत सरकार बनेगी तो पहला काम होगा नए संविधान बनाना, जिसमें ये संवैधानिक अधिकार होगा कि सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी। जिसको नहीं मिलेगा वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ये मेरा राइट है, मुझे मिल नहीं पा रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, चिकित्सा नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रकार से ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये सबको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्रय शक्ति चाहिए, आएगा कहाँ से? रोटी, कपड़ा, मकान कैसे मिलेगा? वो मिलेगा क्रय शक्ति। क्रय शक्ति की बात, परचेसिंग कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर। सरकार बोलती है लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय हमने बढ़ा दिया, तो प्रति व्यक्ति आय कितना डिफेक्टिव सिस्टम है। मान लो किसी प्रति व्यक्ति आय की डबल कर दिए और महंगाई 3 गुना कर दिए तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ, आप डबल कर दिए थे। क्रय शक्ति बढ़ाना, तो क्रय शक्ति प्राप्त कैसे होगी? होगी रोजगार के माध्यम से। और रोजगार पाएंगे कैसे? उसके लिए बाबा ने दिया बैलेंस्ड इकोनॉमी। बाबा बोलते हैं प्रवचन में दिया गया है सबको 100% रोजगार मिलेगा। सबको माने सबको, केवल जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, और जो वृद्ध माता पिता है जो काम नहीं कर सकते, विकलांग है, बीमार हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनको छोड़ करके सबको, घर में जो माताएं काम करती है वो भी तो उनका काम है, घर में खाना बना रहे हैं वो भी उनका काम है, बच्चे पाल रहे हैं, घर देख रहे हैं, वो भी उनका काम है, उनको सैलरी मिलना चाहिए। ये पूरा वो उनका एक रोजगार है, ये सबको काउंट किया जाएगा आउट गवर्नमेंट। तो बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगी रिटायरमेंट की, कोई लिमिट नहीं, जब तक काम कर सकता है तब तक काम करेगा। और ये ऐसा सिस्टम है कि सबको मिलेगा। अब देखिए प्राउड गवर्नमेंट ने दिया फ्री एजुकेशन, जो 5 अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट की हम जो बात कर रहे हैं उसमें फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। आम आदमी का पूरा पैसा ये दोनों में ही खर्च होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, सब गवर्नमेंट स्कूल, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक ही टाइम। मंत्री और उसका जो प्यून भी होगा, संतरी भी होगा, वो एक ही जगह जाके इलाज करवाएगा, सबके लिए एक पैमाना। ये होगा। अभी हम लोगों को लगता होगा कि कैसे होगा, नहीं होगा ही, होगा, होना ही है। ये परम पुरुष का संकल्प है, इसको होना ही है। उन्होंने पूरा ड्राफ्टिंग कर दिया, सब चीज हो गया, हम लोग आगे कदम बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये जो बैलेंस, तो 2 चीज तो हो गया, फ्री मेडिकल हो गया, उससे पैसा खर्च करना नहीं है, फ्री एजुकेशन हो गया। अभी एजुकेशन कितना महंगा है, पेरेंट्स को सोचना पड़ता है, गार्जियन को बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाना है, मेडिकल की बात तो सोच ही नहीं सकता, इतना महंगा।
तो दो चीज वैसे फ्री हो। अब बच गए तीन, रोटी है, कपड़ा है, मकान। अभी वर्तमान में सरकार वैसे भी गरीब लोगों को या लोगों को सब्सिडी तो देती है मकान वगैरह की, उस समय भी रहेगी। तो आपके पास एक्चुअली और जिंदगी में एक ही बार मकान बना था, तो आपके पास बचा दो चीज, रोटी और कपड़ा। और उसके अलावा और भी कोई जरूरत होता है ना, घर में है तो गाड़ी गाड़ी है, जो भी चीजें जरूरत है वो सब चीज आपको परचेसिंग कैपेसिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसी से करें। तो उसके लिए बैलेंस इकोनॉमी, तो बैलेंस इकोनॉमी को उसके पांच भाग। तो पहला कहा गया है कि बैलेंस इकोनॉमी के माध्यम से कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र और नॉन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दो भाग। और उस कृषि को, एग्रीकल्चर को भी चार भागों में बांट दिया तीन भागों। तो पहला है डायरेक्ट एग्रीकल्चर। डायरेक्ट एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं जो खेती किसानी जहां पे उत्पादन होना है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर। उसमें कहा गया है 30 to 40% लोग ही वहां पे लगेंगे। अभी कभी करीब 75 से 75%। और इसको सरकार भी मान रही है। अभी 2-3 साल पहले बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि कृषि पे बहुत ज्यादा बोझ है, 70% है, इतना नहीं होना चाहिए। और वो नहीं बोल रहे हैं कि 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सरकार के एजेंसी भी बोल रही है कि कृषि पे 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो कहीं से प्रभुत्व तो पढ़ते रहते हैं, प्रभुत्व तो ऑनलाइन है, सब जगह है, तो कहीं कहीं से ले रहे हो। तो भी बोल रहे हैं 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर, जो कभी 70%। अब वो 70% है, उदाहरण ले लें। एक, एक जनरेशन मान लो आज से जो 2 जनरेशन पहले किसी आदमी के पास 100 एकड़ जमीन था, उसके 5 बच्चे हुए। 5 बच्चे हुए तो दूसरे जनरेशन में 100 एकड़ से सीधा 20 एकड़। तीसरे जनरेशन में उनके 4 बच्चे हुए तो वो 20 से फिर कितना हो गया, 5 एकड़। तीसरे जनरेशन आते तक 100 एकड़ से व्यक्ति 5 एकड़। और चौथे जनरेशन में देखेंगे उनके जो 4-5 बच्चे हुए 1 एकड़। कहाँ 100 एकड़, कहाँ 1 एकड़। तो ये जमीन का बंटवारा होते जा रहा। तो वो 100 एकड़ में जो खेती करता था, माला माल था, 1 एकड़ में क्या, उसकी दैनिक स्थिति कहाँ से ट्रैक्टर लाएगा, कहाँ से खाद लाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि बहुत जो इतना ज्यादा ओवर बर्डन हो गया एग्रीकल्चर, उसको हटाना। और उसका ओवर बर्डन होने का कारण क्या है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज नहीं है। बाबा बोलते हैं कि इसमें दो और जो ये डायरेक्ट एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो और सेक्टर है, एग्रो इंडस्ट्री और एग्रीको इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्रीज में 10 to 20% होना चाहिए, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 20%। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज जितना भी उत्पादन हो रहा है, तो जो कृषि की मैंने बात किया था, कृषि जो होगा वो पूरा कोऑपरेटिव बेसिस पे होगा। अभी बताया ना, एक आदमी 1 एकड़ है, क्या खेती किसानी करेगा, लेकिन कोऑपरेटिव में चला गया वो सब चीज, तो वो निश्चित होगा, उसको खेती किसानी करने की जरूरत नहीं, चाहे तो वहां समिति में जाके काम कर सकता है और या फिर दूसरा काम करें। निश्चित हो गया उसका 1 एकड़ का जो भी उत्पादन होगा कोऑपरेटिव बेसिस पे होगा, तो उसका अंश मिलेगा उसको। तो पूरा कोऑपरेटिव बेसिस पे होगा। जमीन का समाजीकरण होगा, ये अलग विषय है, कैसे कैसे 4 चरणों में लैंड का समाजीकरण होना। और कुछ सालों के बाद ये जो जमीन है वो व्यक्ति का नहीं, सब सरकार की जमीन है, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बेसिस पे, कोऑपरेटिव ही चलता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव बेसिस से उत्पादन होना है। अब वो जो उत्पादन होगा वो सब जाएगा एग्रो इंडस्ट्रीज पर। जैसे धान बना, तो धान उत्पादन हो रहा है और वो उसके बाद कहा जाएगा, एग्रो इंडस्ट्रीज में जाएगा फिनिश्ड गुड बनने के लिए। अभी सरकारें क्या करती है, जहां छत्तीसगढ़ में धान का पैदावार बहुत होता है, तो पूरे धान का मिलिंग, धान को वो सीधा भेज देते हैं जहां उनको या तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो मिलिंग करेंगे, और कुछ करते नहीं है, चावल बना के भेज देते। तो चावल से धान के बहुत सारे चीज बन सकते हैं। चावल बनता है, अरवा चावल है, उसना चावल है, लाई है, पोहा है, चूड़ा है, आटा है, क्या कहें, बहुत सारे चीज बनता है। तो फिनिश्ड गुड बन करके जाना चाहिए। और वो कहाँ जाएगा, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा एग्रो इंडस्ट्रीज में। उन्होंने पैदा करके दे दिया एग्रीकल्चर ने, और वो जो जाएगा पूरा पूरा कोऑपरेटिव में जाएगा, और वहां से फिर सीधा जाएगा वो एग्रो इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रभुत्व कहता है एग्रो इंडस्ट्रीज ब्लॉक लेवल पर बनना चाहिए। पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि ब्लॉक
लेवल पे कोई इंडस्ट्रीज कहीं पर नहीं, कहीं पे दिखता है क्या? यहाँ पर जो भी आसपास ब्लॉक है, इस एरिया में मैं नहीं जानता, अपने एरिया में देखता हूँ ब्लॉक लेवल पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। जो भी इंडस्ट्रीज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला एक उद्योग का पूरा एक, हर एक जिला में एक एक सेंटर बना दिए हैं, वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, ब्लॉक लेवल पे कोई नहीं। और वो भी हर एक इंडस्ट्रीज को बनाया नहीं गया, कहीं कहीं बना दिया, बाकी सब जो रॉ मटेरियल है बाहर। अभी दादा ने बताया कैसे रॉ मटेरियल बाहर जाना है। तो ये जो जो पैदावार होगा एग्रो इंडस्ट्रीज में, वो पूरा कोऑपरेटिव बेसिस होगा। ये एग्रो इंडस्ट्रीज है वो रन करेगा, जैसे कृषि है कोऑपरेटिव बेसिस में रन किया, वैसे भी ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज है वो भी कोऑपरेटिव बेसिस में। यदि आपके ब्लॉक में बहुत सारे, हर एक ब्लॉक में यदि कल कारखाने खुलेगा तो आदमी पलायन क्यों करे? बाबा कहते हैं कि इंडस्ट्री ऐसा बनना चाहिए कि सवेरे वो आदमी काम से निकला तो शाम को वापस घर में आ जाए। डबल स्टेब्लिशमेंट में, अभी डबल स्टेब्लिशमेंट है, कहीं बाहर गया है, दिल्ली गया है तो दिल्ली में अलग उसका स्टेब्लिशमेंट है, और घर में एक अलग स्टेब्लिशमेंट है, घर की चिंता, वहां का चिंता। तो उसको ये चिंताओं से मुक्त करना है, तो उसके लिए उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि ब्लॉक लेवल इंडस्ट्री खुल गया तो उसको कहीं बाहर जाने के लिए, ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा कितना दूर होगा? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ये 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता। वो जाएगा मोटरसाइकिल से जाएगा, एक आध घंटे जाने में काम वाम करेगा, 5-4-6 घंटा 7 घंटा, फिर काम करके वापस आएगा। तो एग्रो इंडस्ट्रीज की उसकी महत्व बहुत, बहुत सारे एग्रो इंडस्ट्रीज खुल सकते हैं। जितना उत्पादन आपके यहाँ हो रहा है, जहाँ पे गन्ना हो रहा है, शुगर मिल खुलेगा, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हो रहे हैं, एथेनॉल है, ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत सारे चीज बन सकते हैं। ये चीज हमको वहीं खोलना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिस्कुट फैक्ट्री वहीं, चीनी वहीं बन रहा है, आलू भी वहीं, उसमें गेहूं भी वहीं हो रहा है, तो बिस्कुट फैक्ट्री बाहर। ये सब चीज फिनिश होकर के बाहर, बहुत सारी चीज अभी देखते हैं कि बरौनी है और ये मथुरा है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी बनाया गया है एकदम बिना सोचे समझे। ना तो मथुरा में कोई ऑयल प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, ना तो बरौनी में। ये एक्स्ट्रा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, उसे जाने का आने का खर्चा। तो हमारे यहाँ का चीज जहां जाता है फिर बन के आता है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, एनएमडीसी, वहां से जो आयरन ओर है वो निकल के पूरा जापान जा रहा है, पानी के मोड़, वहां पे रखने का जगह नहीं, जापान सब समुद्र में डंप करता है, और उसके बाद जब जब जरूरत होता है उसको निकालता है, और वहीं से बड़ी बड़ी गाड़ियां बना के वापस भेजता है, फिर वापस। तो गाड़ियां यहीं बने। प्रकृति ने हर एक क्षेत्र को, कहीं जमीन के नीचे, कहीं जब सतह, कहीं पर जमीन के ऊपर, पूरा धन धान्य से परिपूर्ण करके रखा है। ये हमको देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अधिक से अधिक एक्सप्लोर करना है, कहाँ कहाँ की भी चीज। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर, जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, एग्रो इंडस्ट्रीज की संभावना बहुत अधिक है, और ये कोऑपरेटिव बेसिस में होगा तो सबको रोजगार मिलेगा, बहुत अधिक रोजगार की संभावना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है एग्रीको इंडस्ट्रीज। एग्रीको माने जिससे कृषि को जरूरत पड़ती है, कृषि सहायक उद्योग, जैसे कृषि में ट्रैक्टर की जरूरत है, खाद की जरूरत है, पेस्टिसाइड की जरूरत है, और बहुत सारे यंत्र कृषि के लगता है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, बीजों के उत्पादन कैसा किया जाए, संवर्धन कैसे किया जाए, ये सब कृषि सहायक उद्योग में आते हैं। ये भी खुलना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे टाटा का एक जो फावड़ा, वो भी टाटा बनाएगा, वो सब जगह जाता है, लोकल में भी तो बन सकता है। छत्तीसगढ़ में इतने वहां पे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये आयरन और भरपूर है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन और है। कोयला, कोयला का एक्सपोर्ट, कोयला बाहर जाना नहीं चाहिए यहाँ से, रॉ मटेरियल है कोयला, यहीं का यहीं रहना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पावर स्टेशन बनाइए, पावर भेजिए। तो यहाँ कोयला, यहाँ का कोयला बाहर जा रहा है, वहां पे पावर स्टेशन खुला हुआ, तो कच्चा माल क्यों भेजेंगे? कोयला भी तो कच्चा माल है, वो मूल उद्योग के अंतर्गत आता है, उसको सरकार चलाएगी। तो मूल उद्योग जो इंडस्ट्री है, वो जो मूल उद्योग है सरकार चलाने का काम। जो बृहत उद्योग है जो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे चलेगा, वो
वहां पर जितने भी कर्मचारी रहेंगे, जो भी अंशधारक रहेंगे, वो चलाएंगे। और लघु उद्योग है, उद्योग के अंतर्गत में लघु उद्योग भी आता है। कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे चाय की दुकान है, मिठाई की दुकान है, टेलरिंग है, ये छोटे छोटे मसाला उद्योग वगैरह छोटा मोटा चला सकते हैं कुछ लोगों को। ये सब क्या होगा, आएगा इसमें, एक लघु उद्योग में आ जाए, कॉटेज इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से तीन, कृषि से तीन हो गए। एग्रो इंडस्ट्री, डायरेक्ट एग्रीकल्चर 30 to 40%, 10 से 20 हो गया एग्रो एग्रो इंडस्ट्रीज, और 10 से 20 एग्री। यदि इसको टोटल करेंगे तो मोटा मोटा 80%। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, उसको कहा गया नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। जैसे लोहे का कारखाना, पीतल का कारखाना, बर्तन का कारखाना, है ना, जब मोटरसाइकिल बनता है उसका कारखाना, साइकिल का कारखाना, बर्तन का कारखाना, ये मोबाइल का कारखाना, ये जितने फैक्ट्रीज हैं जो हमारे, और दूसरी जो जरूरत की चीज है, संसाधनों के जितने भी और भी चीज जो हमको जरूरत पड़ती है, वो सभी ऑर्नामेंट वगैरह है, इनके भी कारखाने हैं। ये सब आया नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। तो नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में 20 to 30% इंडस्ट्री वहां पे होना चाहिए। उस समाज में, कोई जरूरी नहीं है कि ब्लॉक स्तर में हो, लेकिन जो समाज सोशियो इकोनॉमिक जोन, बाबा ने उस सोशियो इकोनॉमिक जोन को कहा गया, समाज की संज्ञा दी गई है, जो कि भारत 44 समाज है और पूरे विश्व में 252। तो उस हरेक सोशियो इकोनॉमिक जोन में, समाज में, ये सब चीज वहीं पैदा होना चाहिए, रॉ मटेरियल उपलब्ध है। तो यहाँ पे लोहा होता है, तो यहाँ पे बाइक भी बनना चाहिए, मोटर कार भी बनना चाहिए, साइकिल भी बनना चाहिए। जो चीज यहाँ पे उससे बन सकती, सब चीज यही बनना चाहिए। बाहर से आयात क्यों? बाहर से आयात करना है तो दूसरे समाज के साथ बार्टर सिस्टम, विनिमय सिद्धांत का आधार। और प्रभुत्व कहता है कि 20% कम से कम होना ही चाहिए, तब कहेंगे कि वो समाज औद्योगिक रूप से विकसित कर रहा है, स्टार्टिंग। नहीं तो 20% से कम है तो पिछड़ापन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 20 to 20%, ये 80% हो गया है। तो ये 80%, 20 और 30% ये कहाँ से आएगा? ये जो तीन बताया है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर, एग्रो और एग्रीको में से ही आदमी सेलेक्ट करके 20 से 30% लाना। तो ये 80% हो गया। अब बचा क्या? 10% व्हाइट कॉलर जॉब, सरकारी नौकरी। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं सब, है ना, मिलिट्री में है, बड़े बड़े आईएएस है, आईपीएस है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, ये व्हाइट कॉलर जॉब जो बैठे बैठे काम करते हैं, ये हो गया 10%। और 10% हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स में, जो बिजनेस होता है, वाणिज्य होता है, इसमें 10% ये फिक्स है। तो इस प्रकार से लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। अब लोग कहेंगे कि लोग कहेंगे कि जब लोग कहेंगे कि बहुत अधिक यहाँ पे नौकरी की संख्या कम है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले, वरुण गांधी ने अपना पूरा निकाला था, उन्होंने हमारे देश में 60 लाख सरकारी पद खाली हैं, और कहा गया कि कुछ पद 40 लाख तो और सर्जित कर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 करोड़ नौकरी अभी भी खाली है, पद खाली है, सरकारी नौकरी, जो व्हाइट कॉलर जॉब जिसको बोल रहे हैं, वो 10%, तो उसको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये पूरा जो बाबा ने जो संतुलित बैलेंस बनाया है, 30 को एग्रो, डायरेक्ट एग्रीकल्चर, एग्रो एग्रीको, नॉन एग्रीकल्चर, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स और व्हाइट कॉलर जॉब, सबको लेकर के चलेंगे तो 100% नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, सबको मिलेगी। और जब यदि कहीं पर नहीं मिलती है तो टाइम अवर्स, वर्किंग आवर्स को कम करना होगा। वर्किंग आवर्स अभी क्या है? वर्किंग आवर्स प्राइवेट में 12-12 घंटे वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स को कम करें, 8 घंटा करें, 8 घंटा से भी यदि नहीं होता तो 6 घंटा करें। बाबा प्राउड व्यवस्था में लिखे हैं कि समय ऐसा आएगा, आदमी हफ्ते में 1 घंटा काम करेगा, पूरे सप्ताह में 1 घंटे काम कर दिया, वो हो गया, उससे गया, अटेंडेंस दिया, 1 घंटा काम किया, हफ्ते भर की उसकी सैलरी बन गई। तो वो स्थिति आ रही है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास समय बचेगा, अभी बताया ना, केवल अपने बारे में सोच रहा है, आर्थिक ताने बाने में उलझ के रह गया है, अपने मानसिक विकास और आध्यात्मिक साधना की बात सोचता ही है। जब ये फुलफिलमेंट हो जाएगा, मान लो उसको 24 घंटे में मान लो 8 घंटे ही काम करना है, तो बाकी बचे 16 घंटे।
तो 16 घंटे में बाकी अपने दुनियादारी काम निकालेंगे तो भी 2-3 घंटा निकाल सकता है, 2-3 घंटे में अपना अपना मानसिक विकास कर सकता है, साधना कर सकता है और दूसरों को भी सतपथ पे चलाने का काम कर सकता है। यदि हम इस नीति का अनुसरण करें तो ये जो सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम प्रगतिशील उपयोग तत्वमदम प्रचारितम, जो बाबा ने कहा ये तभी सार्थक होगा। तो इसके लिए हम लोगों को आगे आना है और इस प्रकार के कार्यक्रम जन जन तक हमको बाहर निकलना है।